नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। अभी हमारे साथ हैं राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी श्री महेंद्र राम जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस विधानसभा चुनाव है 2020 में इनकी चुनावी रणनीति क्या है, क्या जनता इनसे एक्सपेक्ट कर सकती है, और जो पिछली विधायक रहे हैं जो यहाँ के एमएलए, उनसे क्या गलत चीज़ें हो गई हैं जो अब जनता उनको नहीं चुनेगी, इनको क्यों तरजीह दे। ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र राम जी हमारे इस जनता न्यूज़ के कार्यक्रम में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जनता दूसरे जो उम्मीदवार है उसको छोड़ करके आपको क्यों जीता है? देखिए, सवाल आपका है कि जनता उसको छोड़ के हमको क्यों वोट दें। आप ये समझ लीजिए कि 2008 में इस विधानसभा का निर्माण हुआ था। विधानसभा के निर्माण होने के बाद पहला चुनाव हुआ 2009 में पार्लियामेंट का। इसमें आदरणीय रामसुंदर दास जी यहाँ से सांसद निर्वाचित होकर गए। 2010 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने पुत्र संजय जी को यहाँ से एमएलए का टिकट दिलवाया जदयू पार्टी की तरफ से, और लोगों ने उनको जिता के भेजने का काम किया। संजय जी का पहचान सिर्फ ये था कि वो आदरणीय स्वर्गीय रामसुंदर दास जी के लड़के थे, इससे ज़्यादा कोई पहचान क्षेत्र में नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों ने दास जी के सम्मान में और पार्टी के आदरणीय नेता श्री नीतीश जी के सम्मान में उनको जिता के भेजने का काम किया। लेकिन संजय जी का पॉलिटिकल एक्टिविटी पार्टी और विधानसभा में नहीं रहा। वो सिर्फ पटना रहें, कुछ चंद लोगों के बीच घिरे रहें, आम आवाम से उनका कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं रहा। यहाँ तक कि पार्टी और संगठन का काम भी उनके एमएलए रहते पार्टी के तरफ से हम ही लोगों ने संचालित किया। पार्टी के तमाम एक्टिविटीज़ को, चाहे पंचायत का मीटिंग हो, प्रखंड का मीटिंग हो, जिला का मीटिंग हो, प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे पार्टी के जो विभिन्न कार्यक्रम रहे उनका संचालन हम लोग के स्तर पर किया गया। ये बात पता है क्षेत्र के लोगों को भी, संगठन के लोगों को भी, और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता है। और उसी से दुखी होकर इन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटने का काम किया। गठबंधन अगर एनडीए के साथ नहीं टूटा होता तो उसी चुनाव में मुझको टिकट मिल जाता। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पार्टी में हम का टकराव हुआ, गठबंधन टूटा, राजद के साथ नया अलायंस पार्टनर बनाया गया, और ये सीट दुर्भाग्य से राजापाकड़ राजद के झोली में चला गया, जिसके चलते हम लोग को उम्मीदवारी से वंचित होना पड़ा। उसके बाद 2015 के चुनाव में राजद के शिवचंद्र राम जी यहाँ से उम्मीदवार बने। सभी लोगों ने, जदयू के सभी लोगों ने तहे मन से पार्टी नेता के आदेश पर जिताने का काम किया, अपार वोटों से जिताने का काम किया। संजय जी से 2 कदम आगे बढ़ के लोगों ने वेलकम किया इस आदमी का, और अच्छा खासा वोटों के अंदर से इसको जिताने का काम किया। लेकिन ये जो निवर्तमान विधायक रहे शिवचंद्र जी, इनका कार्यक्रम तो संजय जी से भी बदतर रहा, बद से बदतर हो गया। किसी लोग से मिलना नहीं, क्षेत्र में आना नहीं। माने चंद कुछ लोग हैं प्रखंड के, हर प्रखंड में 2-4 चंद लोगों के पॉकेट के एमएलए बन के रह गए, आम जन के एमएलए नहीं रहे। और इसी का प्रतिफल है कि आप समझ सकते हैं। और पार्टी कैसे टिकट देती है वो तो हम लोग के समझ में नहीं है, चूँकि पार्टी उनका है विशेष अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे पार्टी के संबंधित जो अधिकृत पर्सन है जिनको टिकट देना है उनकी जवाबदेही बनती है। माने जो लोग एक कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार का रहते हुए, स्थानीय विधायक रहते हुए, जिन लोगों ने क्षेत्र छोड़ के भागने का काम किया, वैसे लोग को पार्टी दूसरे जगह से उम्मीदवार बनाना, ऐसे लोग को तो टिकट काट के संगठन में बैठाने का काम था। लेकिन फिर भी उनका मामला है, इस पर मुझको कुछ कमेंट नहीं करना। लेकिन जो निवर्तमान विधायक का कार्यक्रम रहा 5 वर्षों का, वो संजय जी से भी बदतर रहा। अच्छा, जब हम बात करते हैं रामसुंदर दास की, तो खबर ये आ रही है कि रामसुंदर दास जी की पतोहू प्रतिमा दास जी वो चुनाव लड़ने वाली है राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र से। आप कितना बड़ा चुनौती मानते हैं उनको? किसने आपको खबर दिया कि प्रतिमा देवी रामसुंदर दास जी के पुतोह हैं? किसने कहा है? रामसुंदर दास जी के, उनको ये कहने में तो आ रहा है कि उनके बड़े भाई साहब की पतोहू है। कोई कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। रामसुंदर दास जी से कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है उनका। वोट के लिए रामसुंदर दास जी के नाम का इस्तेमाल करना ये सब गैर कानूनी है। माने उनका मर्जी है, किसी का नाम ले, किसी का पुतो, ये पारिवारिक मामला, हम लोग का इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो रामसुंदर दास जी के तो 2 लड़के, एक छोटा संजय जो हम लोग के यहाँ से एमएलए रहे,
और बड़ा लड़का जो एडिशनल कलेक्टर है वो कहाँ राजनीति में है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? प्रतिमा देवी का उनसे क्या संबंध है? अच्छा, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो आपके लिए कितना चुनौती खड़ा कर सकती है? चुनौती का कहाँ सवाल है? इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जिला में एनडीए का लीडिंग है। लोकसभा में भी आपने देखा है, यहाँ से स्थानीय एमएलए लोकसभा के उम्मीदवार थे, तब भी 39,000 वोट से हारे। कहाँ दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए क्लीन स्वीप करेगा जिला में और 8 में 8 सीट हम लोग जीतेंगे। लड़ाई का कहाँ सवाल उठता है? तो आप अपनी चुनावी रणनीति के बारे में कुछ बताएंगे? चुनावी रणनीति अभी हम लोग तय कर रहे हैं। नॉमिनेशन का टाइम लिया जा रहा है, सभी लोग से बात करेंगे, कार्यकर्ता एनडीए के सभी साथियों से मिल बैठ के बात करके रणनीति तय करेंगे तो बताएंगे फिर आपको। अच्छा, जब ये बात करते हैं तो जनता जो पिछली आपने कहा कि शिवचंद्र राम जी तो बद से भी बदतर हो गए, जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है अगर आप चुनकर जाते हैं? हम अपने नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई तुलना नहीं हो पाएगा, चाहे अभी आपका महागठबंधन का कैंडिडेट हो चाहे शिवचंद्र राम जी से। जनता और कुछ नहीं करेगा। एमएलए बनने का ही मतलब सिर्फ थोड़े है कि एमएलए गिरी करना है। जनप्रतिनिधि का सीधा मतलब समझ लीजिए, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति का सम्मानित सदस्य हो, प्रखंड प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष, माने वार्ड से लेके एमपी एमएलए तक जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के वोट से चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, उनके लिए सर्वोपरि काम है कि पब्लिक डोमेन में उनको रहना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए। पहली प्राथमिकता है। काम होते रहता है, जो संबंधित एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, उनका जो विकास निधि है विकास के लिए, उसका काम तो कहीं ना कहीं होना है। और इससे बदतर बढ़ के विकास का जो आदरणीय नेता हमारे हैं नीतीश जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इनका तो विकास मेडल देश और दुनिया देख रहा है। तो विकास तो अपने जगह है, वो काम होते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जवाबदेही है जनप्रतिनिधि का लोगों के बीच रहना, लोगों के सभी सुख दुख को देखना। जब कभी भी लोग के साथ कोई समस्या हो तो एमएलए एमपी उनके बीच खड़ा रहे, जो स्थानीय मुखिया उनके बीच खड़ा रहे। ये जनप्रतिनिधि का पहला जवाबदेही है, जिस जवाबदेही को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, कभी करने का काम नहीं किया। इसीलिए जनता खदेड़ रहा है, क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, जब एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब मुख्यमंत्री जी के विकास पुरुष की बात की जाती है तो उनके खुद के सहयोगी पार्टी जो पुरानी रही है लोजपा, वो कहिए कि जो उनकी 7 निश्चय योजना है ये पूरी तरीके से फेल्योर है और इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो आप क्या लगता है, अब मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि इसका पार्ट 2 लाएंगे, 7 निश्चय योजना पार्ट 2। क्या जनता जो है पहली पार्ट से खुश नहीं है या उसमें कुछ कमी रह गई? जनता को कहीं कोई समस्या नहीं है, ये सब राजनीति के स्टंट है। सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं चिराग जी। उनको ये पता होता, किसी रिक्शा चलाने वाले पासवान जी के परिवार में पैदा होते तब ना पता चलता कि दुख क्या होता है। हम लोग गरीबी में पले हैं, बड़े हैं, गांव में देख रहे हैं कि लोग का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। हम लोग का तो बाप दादा कोई थोड़े सोना के चम्मच का कटोरा लेके पैदा हुआ है। तो चिराग जी एरिस्टोक्रेट हैं, हम लोग सम्मान करते हैं आदरणीय रामविलास जी का। रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन ऐसे अनाप शनाप बयान, माने नीतीश जी के मॉडल का कोई तुलना है किसी देश में? यूनेस्को के लोग, जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलता है नीतीश कुमार इज द वर्ल्ड लीडर मटेरियल। देश के लोग ये समझ रहे थे कि ये पीएम मटेरियल है। और चिराग जी क्या बयान देंगे? 7 निश्चय देखें हैं घूम के ज़मीन पर क्या? जो 7 निश्चय से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, सबसे पहले आदरणीय नीतीश जी ने कहा कि जो दलित बस्ती है, जिस पंचायत में जो दलित बस्ती है उसको प्राथमिकता देके 7 निश्चय का काम सबसे पहले उस दलित बस्ती में होना चाहिए। और जो पंचायत का डेवलपमेंट का जो मॉडल तैयार किया गया 7 निश्चय से, वो यही क्रम है कि जो समाज के वंचित लोग हैं उनके तरफ से शुरू किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा दलित लोग ही लाभान्वित हुए हैं। ये बात अलग है कि जो कार्यकारी एजेंसी है, हो सकता है सरकार के स्तर पर पीएचडी भी काम कर रही है, पंचायत भी, क्या हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटि कुछ रहा हो। ये हम नहीं कहते हैं कि 100% त्रुटि रहित है। काम जब होता है, एम्बिशन बड़ा होता है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि होते रहता है। तो इसमें कहीं भूल हुआ होगा, लेकिन ये नहीं है कि फेल है। इससे अच्छा स्कीम आज तक नहीं है बिहार में। और पार्ट 2 आएगा निश्चित रूप से विकास का मॉडल। आप जाकर देखिए, अभी देहात में और शहर में अंतर पता चल जाएगा। 7 निश्चय का ही देन है कि हर देहात के सुदूरवर्ती जो गाँव टोला है उसमें आप पीसीसी ढलाई पर चल जाइएगा, लेकिन टाउन में वर्षा का हालत जाकर देख लीजिए। अच्छा से अच्छा रोड है लेकिन उस पर पानी जमा हुआ है, ये परेशानी है। लेकिन देहात के लोग को कोई परेशानी नहीं है। 7 निश्चय योजना ने
देहाती क्षेत्र का तकदीर बदल दिया। चिराग जी आएंगे देखने के लिए घूम के गांव में, तब ना उनको पता चलेगा कि सत्य निश्चय क्या है। दिल्ली में बैठने से या अरिस्टोक्रेट होटल में बैठ कर बयान देने से थोड़े होता है कुछ। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है कि लोजपा कही है कि जहां से जदयू उम्मीदवार खड़ा होंगे वहां से लोजपा खड़ा होगी, तो अब जो चूंकि आप जदयू से हैं और आपके सामने भी एक लोजपा का कैंडिडेट आएगा, आप उसको चुनौती मानते हैं कि नहीं? कोई चुनौती नहीं है। बिना लोजपा के हमने 2005 में भी एनडीए ने सरकार बनाई है, 2010 में भी सरकार बनाई है। कहाँ चुनौती है? कहाँ लोजपा पहले हम लोग के साथ थी? आज नहीं है तो चुनौती का कहाँ से सवाल उठता है? अगर ये हमारे साथ होते असेंबली के चुनाव में, 15 साल से बिहार में गवर्नमेंट चल रहा है आदरणीय नेता के नेतृत्व में, तो इस गठबंधन में असेंबली के चुनाव में कहाँ थे? उनका तो कभी राजद से लाइन्स रहा है। पिछले चुनाव में जो आज दुर्भाग्य से एनडीए टूटा था तो बीजेपी के साथ थे, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो कहाँ रहे हैं आदरणीय नेता नीतीश के नेतृत्व में? कहाँ चुनाव लड़े हैं? जो परेशानी हम लोग को है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। ये महेंद्र राम जी हैं जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि इनके सामने किसी की चुनौती नहीं है, और इनका कहना है कि अगर जनता मुझे इस बार मौका देती है यहाँ से कि जनप्रतिनिधि बनने का, तो जो विकास की कार्य पिछले 5 सालों में या उससे पहले नहीं हुई है, ये अभूतपूर्व विकास होगा और जनता इसको धरातल पर देखेगी। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज़।